अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द इनसाइड स्कूप। मैं हूँ मशल खान और ये एक ऐसा शो है जहाँ हम बात करते हैं अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ। ये एक ऐसा शो है जहाँ हम आपको फाइनेंशियल न्यूज़ बताते हैं। वो न्यूज़ आपको किस तरह से अफेक्ट करती है, आपकी वॉलेट्स को, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह अफेक्ट करती है और किन चीज़ों के लिए आपको एक लुकआउट रखना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत मसला है पाकिस्तान में। यहाँ हमें सिखाया नहीं जाता है, ना स्कूल में ना हमारे कल्चर में है अबाउट इन्वेस्टमेंट। लेकिन द रीज़न ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को देख लें, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ कल्चर है ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड द रीज़न इज़ कि एक चीज़ होती है प्रॉफिट और एक चीज़ होती है वेल्थ। ये दो बहुत अलग चीज़ें होती हैं। इन्वेस्टमेंट आपको वेल्थ की तरफ लेके जाती है और प्रॉफिट आपको, ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जाती है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने फाइनली कल अपना बुल रन रिज्यूम किया। हमारी स्टॉक मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू हो गई। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि मेजॉरिटी कंपनीज़ के स्टॉक्स में ख़रीदारी हो रही थी और वो ऊपर की तरफ जा रहा था। आज थोड़ा इट्स अ लिटिल फ्लैट। काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि मार्केट दिन ब दिन ऊपर क्यों जा रही है, हालांकि मुल्क के हालात में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं आज आपको बताऊंगी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है? एसेंशियली एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो पूरी इकोनॉमी का जायज़ा लेती है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान या बिजनेस का, और लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी करती है। लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर्स का मेरा मतलब है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ये एक मुल्क की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट होती है। इन्फ्लेशन जो कहते हैं महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट जिसका मतलब है बेरोज़गारी, फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के टैक्सेस और गवर्नमेंट के अखराजात को देखती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेट बैंक का पैसे की सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करती है, और फाइनली ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट्स, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इन्फ्लेशन, जीडीपी, बेरोज़गारी एट्सेट्रा, इनको देखना और समझना भी है साथ साथ में। पाकिस्तान के हालात असल में कोविड के बाद बहुत बुरे हो गए थे इकोनॉमिकली। हमारे जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे जिसके बारे में मैंने बात की वो नेगेटिव हो गए थे। इलेक्शंस के बाद जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो फिर पाक फ़ौज के साथ मिलकर, उनकी मदद लेकर, दिस गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड सर्टेन पॉलिसीज़ और कुछ एक्शंस ले गए जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इकोनॉमिकली बेहतरी आई। अब प्लीज़ ये समझे कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चेंज होने में, पॉजिटिव या नेगेटिव होने में टाइम लेते हैं। इसके जो असरात होते हैं एक आम शहरी के ऊपर असरअंदाज होने में टाइम लगता है। हमारे मुल्क की महंगाई पहले 30% प्लस थी। इन्फ्लेशन जनवरी के महीने में 2.7 पे रिकॉर्ड हुई, 2.7 पे रिकॉर्ड हुई। मतलब कि लुक एट दैट डिक्रीज फ्रॉम 30% प्लस टू 2.7 मंथली। लाइक ये बहुत एक्सट्रीम है। इंटरेस्ट रेट्स भी डिक्रीज़ हुई, कहाँ 22% पे थी एक साल पहले, अब 12% पे हैं और सुनने में आ रहा है कि मज़ीद गिर सकती हैं। हमारे रिमिटेंसेस इंक्रीज़ हुए। हुकूमत ने स्मगलिंग और डॉलर की होर्डिंग, इलीगल मनी ट्रांसफ़र्स, हवाला, बहुत सख्ती से क्रैकडाउन किया इन सारी चीज़ों पे। तो इन सारे एक्शंस की वजह से जो हमारे गवर्नमेंट ने लिए हैं, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हुए। और इसका सबसे पहला इफ़ेक्ट हमारी प्यारी स्टॉक मार्केट में नज़र आता है, जो पिछले साल पिछले कुछ हफ्ते कुछ बीमारी का शिकार हुई थी। तो ये एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है उन सारे लोगों के लिए जो देख रहे हैं कि आप सब इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे? अपना अकाउंट खोलें एक म्यूचुअल फंड के साथ, एएमसी के साथ, या फिर SECP रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकरेज के साथ खोलें और इन्वेस्ट करें अपनी मार्केट में। मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि कंपनी के शेयर्स की बाइंग और सेलिंग। इनसाइड स्कूप हमारा मेन एम है कि आवाम को अवेयरनेस दें और फाइनेंशियल नॉलेज दें ताकि आप सबको फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी हमारी शुरू हो एक साथ। अब हम एक और सेगमेंट की तरफ आते हैं। लेट्स डिस्कस कि स्टॉक मार्केट करंटली परफॉर्म कैसे कर रही है। PSX का जो बेंचमार्क इंडेक्स है KSE 100 कल 1600 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। आई ऑलवेज लव दैट। आफ्टर बीइंग डिप्रेस्ड काफ़ी एक हफ्ता स्लो चल रही थी मार्केट, फाइनली मार्केट ने सपोर्ट ली, बायर्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ उठाया। प्लीज़ डिस्प्ले आवर चार्ट FIPPY-LIPPY। We will have the FIPPY-LIPPY in a second.
फिपी लिपी एसेंशली आपकी वो चार्ट है जो आपको बताती है कि टोटल बाइंग और सेलिंग मार्केट में वेयर इट वाज डन, हु इट वाज डन बाय। ओके, तो यहाँ हम आ जाते हैं हाउ टू रीड ए फिपी लिपी। मुझे एक्चुअली आई नोटिस कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं थोड़ा फास्ट जाती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम लाइक दैट आई स्टार्ट गोइंग फास्ट व्हाइल स्पीकिंग अबाउट इट बिकॉज ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई लव टॉकिंग अबाउट फाइनेंस। तो आज मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा आहिस्ता से फिपी लिपी समझाऊँ। फिपी लिपी होता है आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लोकल इन्वेस्टमेंट की चार्ट। आपको एक फुल ओवरव्यू देता है कि किसने बाइंग की मोस्टली, किसने सेलिंग की, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रही हैं, इंडिविजुअल्स किस तरफ चल रहे हैं, आपके फॉरेन इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो ये आपकी कॉलम्स हैं, यहाँ बाइंग लिखी हुई है, यहाँ सेलिंग लिखी हुई है। जिस तरह हम स्कूल में करते थे, यू मैच द कॉलम विद द रो। तो फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग, सेलिंग और नेट यहाँ आ जाएगी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की यहाँ, लोकल इंडिविजुअल्स की यहाँ, लोकल म्यूचुअल फंड्स की यहाँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे नेट सेलिंग जो कल आई है हैज़ कम फ्रॉम इंडिविजुअल्स, मतलब मार्केट ऊपर चढ़ी और हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं मोस्ट लाइकली उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है। Why do I say this? Because जब हम एक कंसोलिडेटरी फेज में पहुंचे हुए हैं ना, कि हम एक रेंज में हमारी KSE 100 की चार्ट जा रही है, तो लोग बहुत स्केप्टिकल हो जाते हैं। जब तक हमें बुलिश इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे, लोगों की टेंडेंसी होगी कि वो रेंज की लोअर एरिया पे बाइंग करेंगे और जब रेजिस्टेंस लेवल्स रीच हो रहे होंगे तो वहाँ सेलिंग आएगी। हमारे म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे थे कल? बेयरली एनी नेट सेलिंग। उन्होंने 15 मिलियन की बाइंग की, फिर 15.2 मिलियन की सेलिंग की, तो नेट ऑलमोस्ट $3 लाख की नेट सेलिंग आई है। बट अ लॉट ऑफ वॉल्यूम इन द मार्केट येस्टरडे। हमारी कंपनीज ने फिर से, कॉरपोरेशंस ने सेलिंग की है $1 मिलियन की, बैंक्स, DFIs ने 3.5 मिलियन की बाइंग की है, हमारे ब्रोकर्स ने भी बाइंग की है। We have someone to talk to you guys about that today also. 2 million की, and this is overall what kind of landed us in a 1600 points plus. Yay. Okay, तो यहाँ अगर आपको further division देखते हैं कि कहाँ किस sector में buying और selling हुई है, तो you can come to it as cement, fertilizer, food, etc. etc. तो again you just follow the rule that we just spoke about और आप देख सकते हैं कि किसने कहाँ buying, किसने कहाँ selling किया। अच्छा, आप जब फिपी लिपी पे नज़र रखते हैं ना डेली, आपको थोड़े बहुत पैटर्न्स नजर आएंगे। फिर जब आप फंड मैनेजर रिपोर्ट्स देखते हैं, वहाँ यू कैन मैच हु इज़ होल्डिंग व्हाट, बाइंग व्हाट, कौन सी, एंड देन आपको हमेशा ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसे शेयर्स और कंपनीज नज़र आते हैं जहां बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंटली उनकी बड़ी परसेंटेजेस होल्ड कर रही होती हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि इंस्टीट्यूशंस किस माइंडसेट से आ रही होती हैं। द फिपी लिपी अगेन ऑल्सो हेल्प्स इन दैट। तो आज आते हैं टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट अदर दैन द फिपी लिपी, विच इज़ हमारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल न्यूज़। पहली खबर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे लो फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ GDP पोस्ट किया है इन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। इकोनॉमिक फ्रंट पे ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। ये था बिकॉज ऑफ एबनॉर्मली हाई प्रॉफिट्स ऑफ स्टेट बैंक पाकिस्तान, 2.5 ट्रिलियन रुपीज़, मतलब 2.5 खरब रुपया पहले क्वार्टर फिस्कल ईयर 2025 में। और फिस्कल डेफिसिट की एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 5.7% ऑफ द GDP रीच करेगा, जो 2017 से सबसे लोएस्ट होगा। इसका मतलब ये है कि जो हाई डेट एक्यूमुलेटेड थी ओवर द रिसेंट ईयर्स, उसकी रीपेमेंट स्टार्ट हो गई है और काफ़ी सारी डेट, जिसको हम कर्जा कहते हैं, उसकी अदायगी होगी। वी स्टिल डू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ये सिर्फ इस वजह से नहीं था क्योंकि अब नॉर्मल प्रॉफिट्स थे स्टेट बैंक के, लेकिन हाई टैक्स कलेक्शन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, आई लव टॉकिंग अबाउट IPO। ज़रिया लिमिटेड, पाकिस्तान की लार्जेस्ट कमोडिटीज़ B2B प्लेटफॉर्म का IPO की बुकिंग। ज़रिया ने रेज़ किए 1 बिलियन रुपीज़ इन अ सक्सेसफुल IPO, और वो एक्चुअली ओवर सब्सक्राइब था। उसके शेयर्स आर बीइंग ट्रेडेड 1.9x, मतलब डिमांड ज़रिया शेयर्स के लिए ज़्यादा थी कंपेयर टू द सप्लाई ऑफर्ड बाय द कंपनी। प्राइस वाज डिसाइडेड कि 16.5 रुपये पे ट्रेड होगी। ये एक पॉजिटिव साइन है जो ये दिखाता है हमारे इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, और ये एक पॉजिटिव साइन उन लोगों के लिए और कंपनीज के लिए भी है जो सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं पब्लिक होना, और एंड टू थिंक कि वो शायद मनी रेज करें फॉर अदर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू द स्टॉक मार्केट।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये हो रहा है कि पाकिस्तान की कार सेल्स हैव रिजन 73% मंथ ऑन मंथ इन जनवरी 2025। इस खबर का फ़ायदा आप का ये है कि कार सेल्स की इंक्रीज़ होने की वजह से कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यूज़ में इंक्रीज़ आएगा। ड्यू टू दिस उनकी स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ेंगी। वंस अगेन दिस इज़ नॉट अ बाय और अ सेल कॉल, हमेशा अपनी रिसर्च कीजिएगा। लेकिन द इंक्रीज इन कार सेल्स इज एसेंशियली ड्रिवन क्योंकि हमारे लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जिसकी वजह से कार फाइनेंसिंग मज़ीद सस्ती हो गई है एंड इट इज़ चीपर फॉर पीपल टू टेक आउट लोन्स फ्रॉम द बैंक। हमारे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर ए वेरी शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं विच इज़ मिस्टर अली नवाज़, जो एक कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। वो एक एक्स फंड मैनेजर भी हैं और अब CEO ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी। हमने उनसे बहुत सवाल करने। हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। दिस इज़ मशल खान एंड यू आर वॉचिंग द इनसाइड स्कूप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप और मैं हूं मशल खान। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब, जिनकी अभी मीटिंग हुई थी विद द IMF रिगार्डिंग द अपकमिंग रिव्यू, अभी ही इज सिटिंग इन अ कॉन्फ्रेंस विद SECP। अपेरेंटली वहाँ से जो रिपोर्ट्स हैं इज़ दैट इट वाज अ पॉजिटिव मीटिंग एंड ही इज़ वेरी होपफुल। ये एक बुलिश साइन हो सकता है फॉर आवर स्टॉक मार्केट एंड फॉर आवर अदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अभी फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं एक वेरी स्पेशल गेस्ट जो एक एक्स फंड मैनेजर हैं। उनका बहुत एक्सपीरियंस रहा है इन फंड मैनेजमेंट और अब ही इज़ द CEO ऑफ ए वेरी सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकरेज। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अली नवाज सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप खरीद। मार्केट माशाल्लाह से 300 पॉइंट्स ऊपर चल रही है अभी। जी बोल रही है, रिज्यूम हो गई है। लवली। तो आप एक फंड मैनेजर रह चुके हैं, कितने सालों का एक्सपीरियंस था आपका फंड मैनेजमेंट में? 14 इयर्स का। 14 इयर्स, वाओ। एंड देन आपने अपनी ब्रोकरेज खोली। यस एग्जैक्टली। ओके, तो मैंने नोटिस किया था यू गाइस हैव जिसका नाम है शिम्पल इंडेक्स। उसके बारे में आप बताना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जब हमने ब्रोकरेज हाउस स्टार्ट किया और जब हम इन्वेस्टर्स हमारे पास आते थे और स्टार्ट करते थे, और एक सबका सवाल ये होता था कि हम कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, अकाउंट खुल गया, व्हाट नेक्स्ट, अब हम किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अब डेफिनेटली सबको अपनी रिसर्च करनी चाहिए और वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का पार्ट हमेशा रहना चाहिए। बट देन टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर देम, हमने कहा कि आप सिंपल से स्टार्ट करें। तो हमने एक कॉन्सेप्ट लिखा है विच इज़ कॉल्ड शिम्पल। तो शिम्पल इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टॉक्स जिसमें जो पाकिस्तान के टॉप कॉर्पोरेट्स हैं। हर सेक्टर से हमने एक कंपनी को पिक किया और वो कंपनी जो है वो अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, जो कि बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी देती हैं और उनके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे थे। तो शिम्पल में जो S है दैट स्टैंड्स फॉर सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि एक लीडिंग IT कंपनी है। देन H स्टैंड्स फॉर हब पावर, ये एक IPP है और जो BYD कार्स, जो इलेक्ट्रिक कार्स पाकिस्तान में पहले लेकर आ रही हैं वो है। उसके बाद I इज़ इंटरलूप लिमिटेड, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, सॉक्स इंपोर्ट करते हैं और अब तो वो एक पूरी क्लोथिंग जो है वो लाइन अपनी जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। देन SHIM इज़ मीज़ान बैंक, लीडिंग इस्लामिक बैंक है, कंटिन्यू सुपर ग्रोथ है, डिविडेंड्स पे आउट बहुत अच्छे हैं। देन P इज़ पाकिस्तान ऑयल फील्ड, ये ऑयल सेक्टर है, इट गिव्स एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, ऑयल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। देन L इज़ फॉर लकी सीमेंट, ये कॉन्ग्लोमरेट है जिसके अंदर किया स्पोर्टेज है, लकी सीमेंट है, रियल स्टेट पोर्टफोलियो है, लकी कोर इंडस्ट्रीज़ है। एंड देन E इज़ एग्रो फर्टिलाइज़र, ये एक्सपोजर है टू योर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एक फर्टिलाइज़र कंपनी है। तो इट्स सिंपल। इसमें हमने कोशिश की है कि इसमें इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए, उनको हर सेक्टर से एक स्टॉक मिल जाए, पाकिस्तान की लीडिंग कंपनीज मिल जाए और उनको डिविडेंड भी जो है वो आता रहे हर क्वार्टर जिस तरीके से, और जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करे उनका पोर्टफोलियो। तो हमने एक सिंपल 7 स्टॉक्स का जो है वो पोर्टफोलियो बनाया है ताकि इन्वेस्टर्स को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, देन दे कैन डू देयर रिसर्च एंड कीप एडिंग टू देयर पोर्टफोलियो। लवली। तो वन थिंग आई नोटिस, अभी आपने शायद सुना होगा, मैं बात कर रही थी फिप्पी लिप्पी की। तो फिप्पी लिप्पी में मैंने हमेशा नोटिस किया है बिकॉज नेचुरली फंड्स को अपनी मूवमेंट ऐसी रखनी पड़ती है कि दे हैव टू कीप अप विद द रिडेम्पशंस, आई बिलीव, राइट?
तो मैंने हमेशा नोटिस किया है कि लोग हमेशा रिडेम्पशंस तब ले रहे होते हैं जब द मार्केट इज़ फॉलिंग, और जैसे मार्केट आपकी बुलिश होती है देयर बाइंग, बट ये उल्टा होना चाहिए. यू शुड बी पुटिंग इन मोर मनी टू म्यूचुअल फंड्स जब मार्केट गिर रही होती है, राइट? क्योंकि आपको डिस्काउंटेड लेवल्स मिल रहे हैं. बिल्कुल. तो एज अ फंड मैनेजर आई एम वेरी कंफ्यूज. आप लोग प्रॉफिटेबल कैसे रहते हैं कि जब मार्केट नीचे आपको बेचने पड़ते हैं और ऊपर है तो आपको खरीदने पड़ते हैं? हाउ डू यू गाइस मैनेज दिस? जी देखिए, एक इसमें ये म्यूचुअल फंड इज़ अ पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग, राइट? एक तो तरीका ये होता है कि आप मार्केट, ये हम जो लोग एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे पास डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम उनमें देखते हैं कि जब भी वो मार्केट नीचे जाती है वो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और वो पोजिशन सेल ऑफ करके मार्केट से निकलते हैं. और यही काम अगर वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उनकी इन्वेस्टमेंट होती है तो वो इन्वेस्टमेंट पुल आउट करते हैं. आई थिंक दोनों जगह चीज़ें सेम होती है और ये शायद करते हैं 1% 2% इन्वेस्टर्स. आप देखते हैं कि रिडेम्पशंस आती हैं तो भी कोई बहुत पूरा फंड साइज़ की नहीं आती है, फंड साइज़ के 1-2% की आती है. आई थिंक जो इनिशिएटिव इस वक्त आप ले रही हैं जिसमें आप एजुकेट करिए इन्वेस्टर्स को, आई थिंक इससे ये काफ़ी हेल्प करेगा उनको और वो उनको एजुकेट करेगा कि नीचे जब मार्केट आती है तो पैसे और डालने होते हैं, जो डले हुए हैं वो निकालने नहीं होते हैं. और अगर पैसे निकालने हैं या प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो वो राइजिंग मार्केट में करनी चाहिए. तो आई थिंक ये एक ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स है, ये एजुकेट करने से ही बेहतर होगा. और जो है वो जिस तरीके से लोग एजुकेट होते जाएंगे तो वो दे वुड अंडरस्टैंड कि चाहे वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर रहे हो, डिक्लाइनिंग मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है, पैसे नहीं निकालने होते हैं. या बिकॉज बैरन रॉथस्चाइल्ड की कहावत है कि इफ देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट्स बाय इवन इफ द ब्लड इज योर ओन. क्योंकि एक और किसी ने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे लगाया हुआ था, मार्केट और इंसान ने एट द एंड ऑफ द डे ऊपर ही जाना होता है, राइट? तो जब आप, मैं हमेशा बात करती हूँ अबाउट द फैक्ट कि अगर आप जूम आउट करके एक एनुअल बेसिस पे देखें ना तो आपको मार्केट का ग्राफ हमेशा एक्सपोनेंशियल नजर आएगा. अगर आप जितना अंदर जाएंगे उतनी आपको वॉलेटिलिटी नजर आएगी. आप वीकली पे चले जाएं, आप डेली पे चले जाएं, आप 4 आवर्स 3 आवर्स फिर मिनट्स, द मोर द वॉलेटिलिटी ग्रोज. सो समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना फोन नीचे रख के ना देखें कि आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, मार्केट को एज अ होल देखें. एब्सोल्युटली. जो देखें आपने चार्ट जो अभी दिखाया था, अगर वो चार्ट आप पिछले 10 साल का देख लें या 20 साल का देख लें तो मार्केट तो 1000 पॉइंट से लेकर 1,18,000 पॉइंट तक है. और इस 20 साल में मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो इकोनॉमी हो, उसके बावजूद भी हमारी कंपनीज ने ग्रो किया है. तो अगले 20 साल में यही होगा, दैट्स फॉर श्योर यही होगा. तो आप अगर ज़रा सा भी इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म का व्यू ले, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू ले, तो देयर इज नो वे कि जो है वो पैसे लूज करेगा अगर उसने इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी सही तरीके से और अच्छे स्टॉक्स में की हुई हो. बहुत लोग सर ये आर्ग्यूमेंट रेज करते हैं कि मतलब हमारी मार्केट को बदनाम किया हुआ है, सट्टा बाजार बुलाते हैं ना. ऐसे ही है, बिल्कुल. अच्छा, आई पर्सनली हेट दिस. मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि जो लोग आके सुबह पहली चीज ब्रोकर को फोन करते हैं कि आज क्या खरीदना चाहिए, फिर उनको जब लॉस हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी रिसर्च नहीं की, फिर उन्होंने बाहर जाके हमें बदनाम करना शुरू कर दिया. करेक्ट? तो आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस कमेंट ऑन सट्टा बाजार? देखिए, नंबर स्पीक फॉर देमसेल्व्स. हमने देखा कि मार्केट का पिछले 1 साल का रिटर्न क्या है, पिछले 10 साल का रिटर्न क्या है, पिछले 20 साल का रिटर्न क्या है. और हम जब भी इन्वेस्टर्स थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं मार्केट परफॉर्मेंस से, तो हम बेस्ट वे यही है कि हम उन्हें कंपनीज़ की परफॉर्मेंस दिखाएं, मार्केट की परफॉर्मेंस दिखाएं और हम उन्हें कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटीज़ दिखाएं कि क्या किस तरीके से कंपनीज़ ने ग्रो किया है. और वो रिफ्लेक्शन आगे भी यही होगा. सारे आप देखें ना, जो जिस तरह भी आपने कुछ टाइम पहले बात की ऑटो सेल्स की, अब अगर कार सेल्स के नंबर इम्प्रूव हो रहे हैं तो क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होगी? डेफिनेटली होगी. जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी तो क्या उसकी रिफ्लेक्शन शेयर प्राइसेस में आएगी? डेफिनेटली आएगी. अब ये कोई नहीं बता सकता कि आज वो होगी, 3 दिन बाद होगी या 3 महीने बाद होगी. तो ये गेम है पेशेंस का. जितना इसमें रिसर्च और फाइनेंशियल विजडम ज़रूरी है, उतना ही पेशेंस और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है. तो इन्वेस्टर्स को यही रेकमेंड करते हैं कि आज का व्यू नहीं ले, कल का व्यू नहीं ले, एक रीजनेबल टाइम होराइजन का व्यू लें और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें. तो जो है वो ये किसी को सट्टा बाजार या किसी और को बुरा भला नहीं कहना पड़ेगा. ऊपर से पता है हमारी जो पॉपुलेशन की परसेंटेज इन्वेस्टेड है दैट इज 0.16%, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इज 24 करोड़ प्लस एंड हमारी नंबर ऑफ स्टॉक अकाउंट्स और 4 लाख. तो
लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि यू नो इंडिया में इतने ज़्यादा, स्पेशली आफ्टर कोविड अ फ्यू इयर्स अगो, बहुत बूम आया था उनके मुल्क में। उनके कल्चर में इन्होंने, द गवर्नमेंट स्टार्टेड यू नो इनकलकेटिंग कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है वेल्थ बिल्डिंग के लिए। The concept of wealth and money are two different concepts. Wealth long term होती है, money आपको यही सैलरी वैलरी और छोटे मोटे चीज़ों से हो जाती है। So हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट एज अ कल्चर अपने मुल्क में? जी देखिए, सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट, एक स्टेप पहले आता है विच इज़ सेविंग्स का। तो सबसे पहले जो है वो रिकमेंडेशन भी ये है कि और ये कॉन्सेप्ट शायद किसी को समझाने की ज़रूरत भी नहीं है कि सेविंग्स क्या होती है और क्यों करनी चाहिए। सबको पता है कि यू शुड सेव सम मनी फॉर योर हार्ड टाइम्स, ठीक है। अब जब आप उस सेविंग के कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप इसके इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर इन्वेस्टमेंट के बाद डाइवर्सिफिकेशन का होता है। तो बेसिकली एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है जो कि पिछले सालों में नहीं हुई है, विच इज़ सोशल मीडिया। एंड नाउ people have start speaking about investments and the need for saving and investment. अगले मुझे अच्छी तरह याद है आज से 10 साल पहले देयर वाज नो सोशल मीडिया, कोई यूट्यूब पे इस तरीके की बात नहीं करता था, किसी चैनल पे इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं करता था। नाउ दिस हैज़ स्टार्टेड चेंजिंग और हमने यही रिफ्लेक्शन देखी हुई है। दिसंबर में 15,000 अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज में खोले हैं एक दिन में। ये अकाउंट 5 साल पहले पूरे साल में नहीं खोला करते थे। तो आई थिंक, और फिर जिस तरीके से दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स खास तौर पे यूएस मार्केट्स में क्रिप्टोज और दूसरी वो आई, तो उससे भी काफ़ी फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो इम्प्रूव हुई। उसे तो मैं डिजेनरेट ट्रेडिंग बोलती हूँ। जी बिल्कुल, बिकॉज आई मीन चले यहाँ कुछ होता है, आप कंपनी डिफॉल्ट करती है, आप जाके एक बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर बोल सकते हैं ये थी जी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। दान कुछ होता है, क्रिप्टो वाइप्स आउट, जो आई अंडरस्टैंड कि वहाँ भी फंड एक तरीके के फंडामेंटल्स हैं, बट टेक्निकली यू कैन गेट वाइप्ड आउट ना इन अ सेकंड। तो स्पीकिंग ऑफ टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स, मुझे पता है ऑन द इंस्टीट्यूशन साइड टेक्निकल्स का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बिटवीन द वॉर ऑफ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स जीतता कौन है? देखिए, टेक्निकल्स इज जनरली यूज्ड बाय ट्रेडर्स, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर प्रिडिक्टिंग शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स। फॉर न्यू इन्वेस्टर्स और फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टर मैं सबसे पहले टेक्निकल का यूज़ उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करूँगा या उसको रेकमेंड नहीं करूँगा। आई थिंक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फंडामेंटल्स पर करने चाहिए, राइट। बट देन जब आपके पास इतनी फाइनेंशियल विजडम आ जाए और आपने इतनी रिसर्च कर ली है कि आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक काइंड ऑफ एक स्टेप आगे है जिसमें आप अब कहते हैं कि मैं अपने पोर्टफोलियो का एक सर्टेन परसेंटेज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए असाइन करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं टेक्निकल्स की हेल्प लूँगा, क्योंकि टेक्निकल्स मार्केट का मोमेंटम प्रेडिक्ट करती है, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स पर। ये इट्स बेसिकली स्टडी ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम्स। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि एक डिसिप्लिन्ड वे में टेक्निकल्स को यूज़ करके ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो डेफिनेटली उसको यूज़ करे, बट देन कोर पोर्टफोलियो शुड बी बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। आई एग्री, आई हैव टू एग्री विद दैट। आई थिंक टेक्निकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन व्हेन यू आर यूजिंग फंडामेंटल इंडिकेटर्स, अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स कर रहे होते हैं, इट्स गुड फॉर एंट्री एंड एग्जिट। यू नो व्हाट आई मीन? आप रफली देख सकते हैं कि कहाँ से आपकी मेजर सपोर्ट आ रही है, कहाँ से मेजरली रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन अगर टेक्निकल्स आर डे ट्रेडिंग इन अ वे, म्यूचुअल फंड्स को थोड़ी बहुत डे ट्रेडिंग तो करनी पड़ती है अपनी रिडेम्पशंस और सारी चीज़ें मीट करने के लिए, राइट? तो फिर सबसे ज़्यादा टेक्निकल्स फंड मैनेजर्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। देखिए, आई थिंक एज अ फंड मैनेजर या एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर और एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, डेफिनेटली आपकी नज़र तो हर चीज़ पर होनी चाहिए, चाहे वो फंडामेंटल्स हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो टेक्निकल्स हो। उसको यूज़ किस तरह करना है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसे तो अगर आप शेयर करना पसंद करें, व्हाट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपने सीखी अबाउट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जब आप फंड मैनेजर थे? जी देखिए, सबसे पहले मैं रेकमेंड, और मैं थोड़ी सी बात उसको रिलेट करूँगा किसी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर से जो कि आज इन्वेस्ट करने आ रहा है।
ठीक है। तो आई थिंक सबसे पहले जो है वो ये व्यू लेना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स की जब आप बात करते हैं तो इट इज़ ओनली फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, राइट। ये चाहे वो आप रियल एस्टेट में कर रहे हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड्स फिक्स इनकम में कर रहे हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट करने आए, पंट करने नहीं आए, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेने आए कि आज मैंने अखबार में खबर ये देखी और मैं उससे बेनिफिट लूँ और मैं शॉर्ट टर्म में कर लूँ। जब भी आए तो एज अ फंड मैनेजर जब आप इंस्टीट्यूशनल मनी या उसके पीछे पब्लिक का ही मनी होता था, म्यूचुअल फंड्स में भी पब्लिक मनी होता है, बैंक्स में भी पब्लिक मनी होता है, तो जब आप वो करते थे तो आप व्यू लेते थे सबसे पहले मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का। सेकंड, आप के पास उतनी डिसिप्लिन होना चाहिए कि जिसमें आप बेसिकली अपने आप को इतना डिसिप्लिन कर सकें कि मुझे एंट्री लेनी है, ये मेरा एंट्री लेवल है, ये मेरी टारगेट प्राइस है, इतना रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दीज फंडामेंटल्स। ये मेरा थर्ड पॉइंट है कि फिर जब ये डिसाइड कर लें तो रिसर्च बैक्ड करें और टिप्स फॉलो ना करें या अगर करनी भी है तो टिप्स फॉलो करने के बाद जो है वो उसकी थोड़ी सी रिसर्च भी कर लें कि बेसिकली अगर किसी एक स्टॉक की टिप आ रही है तो वाकई में उस कंपनी में जो है वो फंडामेंटल्स हैं या नहीं है। अगर आपकी रिसर्च ये कहती है कि नहीं फंडामेंटल्स हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करें, मीडियम टर्म के लिए करें और डिसिप्लिन वे में करें। जहाँ आपकी टारगेट प्राइस आए आप उसको एग्जिट कर जाएं, या अगर आपने कोई स्टॉप लॉस लेवल्स रखे हैं कि यही आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल है। स्टॉप लॉस तो हमारे इन्वेस्टर्स जानते ही नहीं है। नहीं, आपका हर इन्वेस्टर का अपना एक रिस्क टॉलरेंस लेवल होता है। वो सिर्फ तब मानते हैं जब ऑलरेडी वो 20% डाउन हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हर किसी को अपना वो डिसिप्लिन में जब आते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे एग्जिट करना है। डिसिप्लिन से पहले वो गुस्से में आके निकल जाते हैं। तो ये इमोशनल रिएक्शन नहीं होना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई से टू पीपल आल्सो। अच्छा, तो सिंस आपने दोनों बीइंग द ओनर ऑफ अ ब्रोकरेज और फिर फंड मैनेजर, दोनों में से मुश्किल ज़्यादा कौन सा था? आई थिंक ब्रोकरेज में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज 1-to-1 चल रहा होता है सब। हाँ, और एक्चुअली फंड मैनेजमेंट में आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखना होता है, ब्रोकरेज में आपको लोगों को डिसिप्लिन रखना होता है। तो आप भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको एजुकेट करना। अभी पिछले हफ्ते जो मार्केट डाउन जा रही थी आपके तो फोन बज रहे होंगे। एब्सोल्युटली, पीपल पैनिक। जो लोग जो है वो उनको लगता है कि पता नहीं हमने। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने खुद लॉस करके आपसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की हो? देखें, जनरली ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की हो, बट येस, लोग ये ज़रूर कहते हैं कि हमने आपकी रिकमेंडेशन पे इन्वेस्ट की थी तो अब ये नीचे आ गया है तो आपका क्या व्यू है। तो उसमें हम अपनी रिसर्च सेल्स टीम को कहते हैं कि प्रॉपर एजुकेट करें उनको, हमारा व्यू क्या है, फंडामेंटल बैक्ड कॉल थी तो हमारा व्यू क्या है कि इस पे ये स्टॉक हमें क्या करते हुए लग रहा है, ये कंपनी हमें क्या करती हुई लग रही है। वंस दे अंडरस्टैंड कि हाँ कंपनी में स्कोप है, देन इट हेल्प्स टू काम देम डाउन। ओके, आई होप सो, बिकॉज मैंने बहुत दफ़ा देखा और जिन लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने देव बुक्ड लॉस, मतलब लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल से पहुँच जाते हैं। कुछ एक्चुअली कुछ बहुत मेयार के भी लोग हैं जो बिग बिजनेसमैन, बिग पीपल इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड, जो एकदम से ना स्टॉक मार्केट का नहीं मुझे नहीं, वो तो ये है, वो तो सट्टा है, वो तो they get really extreme, तो and फिर वो दूसरों को डिस्करेज करना शुरू हो जाते हैं। Like for example, अगर मैं for an example दुकान पे गई और वहाँ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, वहाँ मुझे अपने मतलब की चीज़ें नहीं मिली, शायद दूसरे इंसान को अपनी चीज़ें मिल जाएं। So I think regardless of कि आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस होता है, rather than to blame the entire institution, the entire like area of investment, आपको थोड़ा अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि मैं इम्प्रूव कैसे करूं। मैंने शुरू आते ही ऐसे ठक लॉसेस बुक किए थे कि आई वाज लाइक के माय फोकस वाज कि मैं फिगर आउट करूं कि मेरी क्या मिस्टेक्स थी, एंड इन द एंड आई बिकेम अ बेटर इन्वेस्टर उन चीज़ों की वजह से। तो कमिंग बैक टू द मार्केट, आपको क्या लगता है कि हमारे मार्केट का पोटेंशियल क्या है और हम कैसे उस पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं और किसका क्या रोल है उसमें? जी देखिए, सबसे पहले मैं मार्केट पे अगर बात कर लूँ तो मार्केट में हमने देखा कि जब मार्केट में हमने लास्ट कुछ साइकिल्स जिसको हम कहते हैं मार्केट में, हम शायद एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में ये कि मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है, 1,13,000 का इंडेक्स हो गया है, ये ऑल टाइम हाई पर है। बट
में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि मार्केट वैल्यूएशंस पे क्या है, तो मार्केट में अगर 2017 में हम देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ $100 बिलियन की थी, यानी हमारी मार्केट की टोटल वर्थ जो कंपनीज लिस्टेड है उनकी $100 बिलियन की थी, आज $50 बिलियन पर है। तो ये एक मैट्रिक बताता है कि मार्केट अभी भी जिस वैल्यूएशन से ट्रेड करती थी उससे हाफ पर ट्रेड कर रही है। तो पोटेंशियल क्या है, आई थिंक लोग ये इम्प्लाई कर लेंगे। दूसरा, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स नीचे होते हैं तो मार्केट का प्राइस टू अर्निंग्स हमने लास्ट कई साइकिल्स में देखा है कि डबल डिजिट्स भी होते हुए। सो देयर इज एसेंशियली लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स जिसे हम जज कर सकते हैं कि ये एक अंडरवैल्यूड मार्केट है एंड वी शुड इन्वेस्ट इन इट। सो प्लीज लिसन टू मिस्टर अली नवाज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। अब वक्त निकाल के आए, इंशाल्लाह वी शैल मीट अगेन ऑन दिस शो एंड बेस्ट ऑफ लक विद द ट्रेडिंग डे। आप लोग देख रहे थे द इनसाइड स्कूप। आई एम मशल खान। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस सुबह 11 बजे। मे यू ऑल हैव अ लवली इन्वेस्टिंग डे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।